प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम एचसीएफ एलसीएम को आगे बढ़ाते हैं और एक इम्पॉर्टेंट रूल लिखते हैं। रूल क्या है? रूल यही है कि हमको प्यास लग गया है। लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ कि हमको प्यास लग गया है। तो माफी चाहता हूँ। रूल ये कहता है दो नंबरों के बीच का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो जो एचसीएफ आता है और एलसीएम आता है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। रूल क्या कहता है? दो नंबर, किन्हीं भी दो नंबर, मान लीजिए ए और बी, अगर हम उनका प्रोडक्ट करेंगे ना तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो एचसीएफ जो आएगा, उसी नंबर का जो एचसीएफ होगा उस नंबर के एलसीएफ जो होगा उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। कैसे? ऐसे। आगे सवाल का एक क्वेश्चन उठाते हैं। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 27। दो नंबर का है, कोई दो नंबर है जिसका एचसीएफ कितना है? 27 एंड देयर एलसीएम इज 162 इंटू 162। हम देखो कैसे समझ गए कि यही लगेगा, क्योंकि कहा है दो नंबरों का, तो मेरा डायरेक्ट इस रूल पे जाएगा। दो नंबरों का जो एचसीएफ है 27 है और एलसीएफ जो है 162 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 54, उसमें से एक नंबर 54 है तो दूसरा नंबर ज्ञात करो। मान लेते हैं दूसरा नंबर x है, तो x इज इक्वल टू 27 इंटू 162 डिवाइडेड बाई 54। 27 टू जा 54, 2 से इसको काटो तो 81। x की वैल्यू कितनी आएगी? 81। x की वैल्यू कितनी आएगी? 81। तो ये हो गया नियम। अगर किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनके दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन उन्हीं के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बस अब इसी पे पेल दो, झकाझक क्वेश्चन लगा दो। ठीक है, झकाझक जितने क्वेश्चन है सब लगा डालो, एकदम सोचो ना, रगड़ दो। ये ना सोचो कि ये नहीं पता, वो नहीं पता, ये नहीं पता, वो पता। इतना करने जाओगे तो बोर्ड का पेपर छूट जाएगा, टाइम नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए अपने आप को तैयार करना है, कंसेप्ट को समझना है और क्वेश्चन बनाते चले जाना है। कंसेप्ट समझना है, क्वेश्चन बनाते। क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया तो इंग्लिश लिखने में क्या जाता है यार, दिस दैट दोस्त करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दो बस। समझे? यही मेथड है, इसी तरह लिखते हैं, कुछ भी तुमसे छुपाने में है, सब कुछ इसी तरह है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे वाली कड़ी में। अब बात करेंगे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन लगाया जाए। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर इसी में बताएं कि दूसरे में बताएं? देखो, सबसे पहले जानो कुछ टर्म्स। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है ऑल काउंटिंग नंबर, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे जीरो हो, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, वो इंटीजर होता है। हम इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हम बस लिख रहे हैं। मान लो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये हो गया इंटीजर, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो जीरो, चाहे वन हो, ऑल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल नंबर्स आर इंटीजर।
अब रैशनल नंबर क्या होता है? व्हाट इज रैशनल नंबर? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई नंबर दिया हो उसको कहते हैं रैशनल नंबर। फ्रैक्शन के फॉर्म में मतलब नंबरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर, दैट इज कॉल्ड ए रैशनल number. Every rational number when expressed in decimal form is expressly is either in terminating or in non-terminating repeating decimal number। क्या मैं इंग्लिश में मैं कर गया? बुक से देख के बोल गए? समझो मेरी बात को यार। रैशनल नंबर क्या होता है? वो रैशनल नंबर होता है चाहे वो टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग मतलब दो को दो से काट दिए तो 1.0 हुआ ना, 1 हुआ ना, खत्म ना, इसके आगे बात नहीं ना बढ़ी। मगर 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3.3333333 बोलो तो 3 कभी खत्म ही नहीं होगा। तो वो क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। और ये क्या हुआ? टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो गया। और ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म होगा ही नहीं। सर ये रुक रहा ही नहीं, सर ये तो बढ़ता चला जा रहा है, सर रोकिए, सर रोकिए, सर, मगर रुकेगा नहीं, मगर रिपीट होता जाएगा। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? चाहे वो टर्मिनेटिंग हो चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, मगर अगर वो रिपीट भी कर रहे हो, बट रिपीटिंग, तो हम उसे क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। मतलब वो नंबर चाहे वो टर्मिनेट हो रहे हो चाहे कोई नंबर टर्मिनेट ना हो रहा हो, मगर टर्मिनेट ना होने पर रिपीट तो कर रहे हो, 3 रुकिए सर, मगर रुकेगा नहीं सर, रिपीट तो कर रहा है। कुछ तो होता है वो कंटिन्यू करते रहता है, रिपीट नहीं होता है, पता नहीं कब जाके रिपीट होगा। तो इस केस में वो रैशनल नंबर होगा। समझ में आया बात? इररेशनल नंबर अभी हम नहीं बोलेंगे, पहले रैशनल समझ जाओ। रैशनल में चाहे वो टर्मिनेट हो रहा हो, मतलब वैल्यू खत्म हो रही रुक रही हो, चाहे वो नॉन टर्मिनेट ना रुक रही हो मगर रिपीट होते चली जाए, उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। अब हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया? ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है? देखो एक केस है, केस क्या कह रहा है? कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेट कब होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या टर्मिनेट कब होता है? देखो ज्यादातर क्या होता है, जब नीचे 2 हो या 5 हो, ठीक है, तो वैल्यू टर्मिनेट हो जाती है, रुक ही जाती है, ठीक है, उसका छोर मिल जाता है। मगर अगर कोई वैल्यू अदर देन 2 और 5 हो, 3 हो 7 हो, ठीक है, 3 हो 7 हो, कुछ भी हो, इस तरह के नंबर हो तो वो टर्मिनेट नहीं होते, वो रिपीट कहीं ना कहीं करते रहते हैं, टर्मिनेट नहीं होते हैं। मगर 2 और 5 नीचे आ गया तो जरूर टर्मिनेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नंबर को टर्मिनेट तो कर ही देते हैं, नंबर को टर्मिनेट तो कर ही देते हैं। ये चीज समझ में आ गई? यस। तो आओ हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है RS अग्रवाल की बुक में, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेट मतलब रुक ना रहा हो और रिपीट कर रहा हो, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, 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 मतलब रुक भी ना रहा हो और रिपीट कर रहा हो। ठीक, दैट इज क्वेश्चन है 1 लग गया नहीं 121 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3, 3 to the power 2, 7 to the power 5। ठीक है,
तो ये वैल्यू क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्यों होगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है इसका, इसमें 121 का फैक्टर तो मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, 121 का फैक्टर नहीं मिला, ये सब बकवास छोड़ो, ये बराबर है ही नहीं 2 to the power m into 5 to the power n। अगर नीचे ये वैल्यू नहीं है तो कोई भी वैल्यू आएगी वो नॉन टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेट होगा और रिपीटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब एक क्वेश्चन इसी तरह लगा देते हैं, 31 2 to the power 2 into 5 2 to the power 3। अब इसमें कह रहा है विदाउट एक्चुअल, बिना डिवाइड किए, सो दैट द फॉलोइंग नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब टर्मिनेट हो रहा है, रुक रहा है। क्यों नहीं रुकेगा भाई, जब नीचे 2 और 5 है तो कहीं ना कहीं जाके इसका अंत मिलेगा। अब देखो क्या करेंगे, बिना डिवाइड किए करना है। बिना डिवाइड किए इसको कैसे कर सकते हैं, बिना डिवाइड किए ऐसे कर सकते हैं, 2 और 5 का मल्टीप्लाई होता है 10 ना, मगर यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 5 के पावर 3 है। इसको कैसे करेंगे, 31 अपॉन 2 to the power 3 कैसे बनाएंगे, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर दें, 2 to the power 3 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा सर, 5 to the power 3। अब 2 to the power 3 5 to the power 3, 31 into 2 10 का क्यूब, अब 10 का क्यूब हुआ 31 into 2। अरे भाई देखो, a to the power n into b to the power n। अगर ऐसा केस होता है, ठीक है, पावर सेम होती हैं तो नीचे की वैल्यू जुड़ जाती है, a प्लस बी टू दी पावर n। समझ में आया, a टू दी पावर n b टू दी पावर n। ऐसा केस होगा a और b जुड़ जाएगा और पावर n उसके ऊपर लग जाएगा, पावर n उसके ऊपर लग जाएगा। तो इसी तरह 2 और 5 को हम जोड़ देंगे। ओ मेरे लाल, ये क्या कर दिया मैंने, a इंटू बी, देवा रे देवा क्या हो गया देवा, a इंटू बी पावर n है ना, तो ए बी की पावर n हो जाएगा, ए बी की पावर n। तो उसी तरह 2 5 या 10 टू दी पावर क्यूब क्या हो गया 1 2 3। अब इसको काटोगे तो 1 2 3 0.062 आंसर। धीरे धीरे समझ में आएगा, जब इसी तरह एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे, बाय बाय।